प्यारे बच्चों, आज हम इकाई 6 प्रकाश में प्रिज्म द्वारा अपवर्तन तथा वर्ण विक्षेपण का अध्ययन करेंगे। अब प्रिज्म आया है हमारे पास। प्रिज्म होता क्या है? प्रिज्म एक सन्मांगी पारदर्शक माध्यम का बना होता है जिसके दो तल क्या होते हैं? झुके हुए होते हैं। दो समतल तल क्या होते हैं? झुके हुए होते हैं। तो प्रिज्म कैसा हुआ? एक सन्मांगी पारदर्शक माध्यम है जिसके दो तल क्या होते हैं? झुके होते हैं। और इस तलों के झुके हुए कोण को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं प्रिज्म कोण। ये आधार कहलाता है और ये क्या कहलाते हैं? अपवर्तक पृष्ठ। ये दोनों क्या कहलाते हैं? इन्हें कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ। प्रिज्म पे अपवर्तन कैसे होता है, ये आपका प्रयोग भी है कक्षा 12 में, तो उसको भी समझाते हुए चलेंगे। कैसे करेंगे, थोड़ा ज्यादा डिटेल में नहीं। इस प्रयोग करने के लिए हम क्या करेंगे? एक ड्राइंग बोर्ड लेंगे। उस ड्राइंग बोर्ड पे क्या रखेंगे? व्हाइट शीट ऑफ पेपर रखेंगे। चारों सिरों को थंबपिन से लगा देंगे और थंबपिन से लगा के एक प्रिज्म रख देंगे। जिस प्रिज्म को हम रखेंगे उस प्रिज्म की हम क्या कर लेंगे? आउटलाइनिंग कर लेंगे। ये प्रिज्म है हमारा। हमने इस प्रिज्म की क्या कर ली? आउटलाइनिंग कर ली। प्रिज्म को हटा देंगे, एक लंब डालेंगे। इस लंब से एक रेखा खींचेंगे किसी कोण पे। ये कोण 35 डिग्री से ज्यादा होगा, ये वाला कोण। ये कोण क्या कहलाएगा? आपतन कोण कहलाएगा। यहां पे दो पिन लगाएंगे, फिर यहां से देखेंगे और दो पिन लगाकर इसकी सीध में दो पिन लगाकर प्रयोग को पूरा करेंगे। अब हमारा जो प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है उसे समझाएंगे। एक प्रकाश की किरण ए बी सी एक प्रिज्म है। एक प्रकाश की किरण पी क्यू आ रही है। क्यू पी क्यू, ये जब क्यू बिंदु पर आपतित होती है। किस बिंदु पर आपतित होती है? क्यू बिंदु पर आपतित होती है तो अपवर्तन होता है। क्या होता है? अपवर्तन होता है। ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। झुक गई। ये आर बिंदु पे आपतित हुई, यहां पे एक अभिलंब डाल दिया। अब ये प्रकाश की किरण पुनः अपवर्तित होगी और अपवर्तित होके ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये कोण क्या हो गया? I2। ये वाला कोण क्या हो गया? R1। और ये वाला कोण क्या हो गया? R2। इस प्रकाश की किरण को मैंने आगे मिलाया, बाहर जाने वाली दीर्घत किरण को पीछे मिलाया। इनके बीच में जो कोण बना उसे डेल्टा लिया और ये RT इमर्जेंट रे थी और ये U ले लिया। ये कोण पूरा यहां पे समझिए Q बिंदु पर, ये PQ है, ये अभिलंब है N1। ठीक है, ये अभिलंब ऐसे जा रहा है। ये प्रकाश की किरण ऐसे चली गई, इसे आगे मिलाया। ये पूरा कोण कितना था? I1। और ये वाला कोण कितना है इसमें? R1। ये पूरा I1 था तो ये कितना बचेगा बच्चों? I1 माइनस R1। तो ये वाला कोण कितना हो गया? I1 माइनस R1। इसी प्रकार ये वाला कोण कितना हो जाएगा? I2 माइनस R2। ये पूरा कोण I1 है ना, तो वर्टिकली अपोजिट कोण ये पूरा I1 होना चाहिए था। इसमें से R1 ये वाला कोण है तो ये कोण कितना बचेगा? I1 माइनस R1। तो जैसे ही I1 R1 था, यहां पे I2 है, ये कोण R2 है, तो ये कोण कितना बचेगा? I2 माइनस R2। त्रिभुज UQR में
जब यू क्यू आर में लेंगे तो क्या होगा, बाह्य कोण आंतरिक कोणों के योग के बराबर होगा, आंतरिक कोणों के योग के बराबर होगा। तो डेल्टा कितना हो जाएगा, बाह्य कोण। आंतरिक कोण क्या हुआ, एक I1 माइनस R1। दूसरा आंतरिक कोण क्या हुआ, I2 माइनस R2। तो डेल्टा इज इक्वल टू कितना हो गया, I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2 पहली समीकरण। अब एक त्रिभुज लेते हैं यहां पे, ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण 90 डिग्री है। अभिलंबत है N2, ये वाला N2, ये N1 है। ये कोण हमारा A है, ये कोण हमारा R1 है। पूरी एक सीधी रेखा का कोण 180 डिग्री होता है ना, तो ये कितना बचेगा, 90 डिग्री माइनस R1। इसी तरह ये वाला कोण कितना है, R2। तो ये वाला कोण कितना बचेगा, 90 डिग्री माइनस R2। ये कौन सा है, AQR, त्रिभुज AQR में त्रिभुजों के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। त्रिभुज में कितने कोण है, A प्लस 90 डिग्री माइनस R1 प्लस 90 डिग्री माइनस R2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। A माइनस R1 प्लस R2 प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। A माइनस R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 0। ये 180 डिग्री से 180 डिग्री कट जाएगा, तो A इज इक्वल टू कितना हो गया, R1 प्लस R2, दूसरी समीकरण। ठीक। अब एक समीकरण 1 में तो डेल्टा क्या था हमारे पास, I1 प्लस माइनस I2 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2। इसकी जगह क्या आ जाएगा, A। समीकरण 1 में 2 से ये समीकरण नंबर कितनी आ गई, 3। ये क्या रख दिया हमने, A R1 प्लस R2 की जगह A रख दिया। अब जब हम डेल्टा और I के बीच में ग्राफ खींचते हैं, ध्यान से समझना इस चीज को। ये डेल्टा है, विचलन कोण, क्या सा कोण कराता है, विचलन कोण। और आपतन कोण, I के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो जैसे जैसे I का मान बढ़ाते हैं डेल्टा का मान घटता है। एक कोण पे न्यूनतम हो जाता है, उसके बाद बढ़ना शुरू करता है। इस कोण को कहते हैं न्यूनतम विचलन कोण। डेल्टा एम क्या कहलाता है, डेल्टा एम कहलाता है न्यूनतम विचलन कोण। जब I का मान बढ़ाते हैं तो प्रारंभ में डेल्टा का मान घटता है, एक कोण पर न्यूनतम हो जाता है, उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाता है। जिस कोण पे न्यूनतम होता है उसे न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। और इस स्थिति में I1 हम I2 के बराबर हो जाता है, I माना। अब इस डायग्राम को साफ कर दूं मैं, ठीक। तो यहां से साफ कर देते हैं इसको। इस स्थिति में एक और स्थिति होती है, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R माना। जब न्यूनतम विचलन स्थिति होती है तो I1 I2 के बराबर हो जाता है। जब I1 I2 के बराबर है तो R1 भी R2 के बराबर होगा। और यह प्रकाश की किरण QR भुजा BC के समानांतर जाएगी, पैरेलल चलेगी। यह न्यूनतम विचलन स्थिति होती है। समीकरण
3 से। डेल्टा एम इज इक्वल टू आई प्लस आई, ये देखो ना, I1 I2 आई के बराबर है, माइनस ए। डेल्टा एम प्लस ए इज इक्वल टू 2i, आई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या था, a इज इक्वल टू था R1 प्लस R2, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R प्लस R, 2R, और R का मान कितना हो जाएगा, a/2। स्नेल के नियम से a म्यू जी किसके बराबर होती है, साइन आई अपॉन साइन आर। तो सूत्र क्या हो जाएगा, a म्यू जी इज इक्वल टू साइन आई की जगह क्या हो जाएगा, a प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन साइन a/2। तो ये सूत्र की स्थापना होगी किसमें, प्रिज्म में प्रकाश के अपवर्तन के लिए। ठीक है, अब हम पतले प्रिज्म की बात करते हैं। कौन से प्रिज्म की बात करते हैं, पतले प्रिज्म। तो पतले प्रिज्म में क्या हो जाता है, जब हमारा प्रिज्म कोण 5 डिग्री या उससे कम होता है, जब हमारा जो प्रिज्म कोण है वो 5 डिग्री से कम होता है, तो उसको क्या कहते हैं हम, पतला प्रिज्म। तो पतले प्रिज्म में क्या खासियत होती है, ये सूत्र वैलिड नहीं रहता, ये सूत्र मान्य नहीं होता, उसके लिए अलग से सूत्र की निष्पत्ति करनी पड़ती है। तो हम क्या, किसका केस ले रहे हैं, हम एक केस ले रहे हैं, पतले प्रिज्म का केस ले रहे हैं। इस पतले प्रिज्म में क्या है हमारे पास, पतला प्रिज्म। एक प्रिज्म जिसका प्रिज्म कोण 5 डिग्री के बराबर या 5 डिग्री से कम है, उसे पतला प्रिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, पतला प्रिज्म कहते हैं। पतले प्रिज्म में क्या होता है, जो हमारे पास साइन आई होता है वो आई हो जाता है। ठीक है, साइन आर जो है हमारा जो अपवर्तन कोण है वो क्या हो जाता है, आर हो जाता है, क्योंकि आपतन कोण का मान बहुत कम होता है। आई का मान क्या होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम, तो आर का मान भी बहुत कम होगा। तो इसलिए साइन आई को आई लिखेंगे और साइन आर को हम क्या लिखते हैं, साइन आर लिखेंगे। तो हमारे पास ए म्यू जी किसके बराबर होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। हमने क्या लिखा है इसे, आई अपॉन आर। अब ए म्यू जी किसके बराबर हो गया, आई क्या था हमारे पास, ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2। आर क्या था हमारे पास, ए अपॉन 2। तो ए म्यू जी किसके बराबर आ गया आपके पास, ए प्लस डेल्टा एम अपॉन ए। तो ए प्लस डेल्टा एम इज इक्वल टू ए म्यू जी। तो डेल्टा एम का मान क्या हो जाएगा, ए म्यू जी माइनस ए कॉमन आ जाएगा, ए म्यू जी -1 ए। तो पतले प्रिज्म के लिए विचलन कोण ऐसे होगा, डेल्टा एम इज इक्वल टू ए म्यू जी -1। अगर सिंपल सूत्र लिखोगे तो डेल्टा इज इक्वल टू म्यू -1 ए। पर ये सूत्र किसके लिए, केवल पतले प्रिज्म के लिए वैलिड है। किसके लिए, पतले प्रिज्म के लिए क्या है, वैलिड है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, जिसे डिस्पर्शन कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डिस्पर्शन कहते हैं। क्या होता है वर्ण विक्षेपण, जब प्रकाश की किरण, श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से पास होती है तो वो 7 रंगों में टूट जाती है। किसमें टूट जाती है, 7 रंगों में टूट जाती है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं।
तो हेडिंग क्या है हमारी? प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, मतलब डिस्पर्शन। समझते हैं इसे? ये प्रिज्म है हमारा। जब श्वेत प्रकाश की किरण, कैसा प्रकाश? श्वेत प्रकाश, जब किसी प्रिज्म पे टकराती है तो वो विभिन्न प्रकार के रंगों में टूट जाती है। 7 रंगों में। 7 रंग कौन से हैं? विब ग्योर, ये रेड है, ये वायलेट है, बैंगनी, और ये लाल। ये भी मतलब वायलेट। ये घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है, पर ये घटना होती क्यों है? जैसा मैंने अपने अपवर्तन में बताया था, हर एक रंग की प्रकाश की चाल एक माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। लाल रंग का प्रकाश की चाल अधिक होती है और बैंगनी रंग की कम होती है। या यूं कहें, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक ज्यादा होता है और लाल रंग का अपवर्तनांक कम होता है, इसलिए बैंगनी रंग क्या होता है? ज्यादा डेविएट हो जाता है, ज्यादा अपने पथ से विचलित हो जाता है, जबकि लाल रंग कम विचलित होता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। यह होता क्यों है? देखो, विक्षेपण होता क्यों है? अभी हमने पतले प्रिज्म के लिए कहा, यह सूत्र है μ-1a, ठीक है। तो अब इसमें हम बात करेंगे कोणीय वर्ण विक्षेपण की। इसे थीटा भी कहते हैं। ये हमारा प्रिज्म है, ये श्वेत प्रकाश आपतित हुआ, ये 7 रंगों में टूट गया, ये सीधा जाना था, ये लाल रंग है और ये बैंगनी रंग है, वायलेट। जो कौन से रंग होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? कौन से रंगों को? सीमांत रंगों को। जो एक सीमा पे लाल है और दूसरी सीमा पे क्या है? बैंगनी है। ये पीछे मिलाने पर जो कोण बनाते हैं उसे कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ये पीछे मिलाने पर, इन रेखाओं को अगर हम पीछे मिलाते हैं तो पीछे मिलाने पे जो कोण बनता है, प्रतिबिंब भी यहां बनता है, जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यह श्वेत प्रकाश था। कौन सा प्रकाश है? श्वेत प्रकाश। तो सीमांत रंगों के बीच में जो कोण बनता है उस कोण को क्या कहते हैं? कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। देखो, हमारा सामान्य सूत्र हमने भी बताया क्या है। तो वायलेट के लिए कितना हो जाएगा? बैंगनी के लिए म्यू वी माइनस ए। लाल रंग के लिए कितना हो जाएगा? डेल्टा आर, म्यू आर माइनस 1a। तो थीटा क्या होगा? देखो, ये डेल्टा आर है और ये कोण कितना है? डेल्टा वी। तो थीटा कितना हो जाएगा? डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, म्यू वी माइनस 1a, म्यू आर माइनस 1a। तो थीटा कितना हो गया? म्यू वी ए माइनस म्यू आर ए प्लस ए से कट जाएगा, ए कॉमन रहेगा, म्यू वी माइनस म्यू आर ए। तो थीटा का मान कितना आ गया? म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए।
नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वर्ण विक्षेपण क्षमता। क्या आ रही है? वर्ण विक्षेपण क्षमता। वर्ण विक्षेपण क्षमता। वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है? कोई प्रिज्म इन रंगों को, जो रंग विभक्त हो रहे हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा फैलाता है वो उसकी क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण क्षमता। वर्ण विक्षेपण क्षमता, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होती है? कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा माध्य कण के विचलन के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। किन्हीं दो रंगों के लिए किसी प्रिज्म के किसी पदार्थ के कोणीय वर्ण विक्षेपण तथा माध्य रंग के विचलन के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहते हैं। हमारा डेल्टा वाई का मान क्या होगा बेटे? म्यू वाई -1 है। थीटा के मान की हमने गणना यहां पर करी है। थीटा कितना है हमारा? म्यू वी म्यू आर इंटू ए। तो ओमेगा का मान कितना हो जाएगा? म्यू वी माइनस म्यू आर ए म्यू वाई -1 ए म्यू आर म्यू वाई -1। तो ये आपकी क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण क्षमता। वर्ण विक्षेपण क्षमता किस पर निर्भर करती है? पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है, केवल पदार्थ की। पदार्थ कैसा है? क्राउन ग्लास का बना है या फ्लिंट ग्लास का बना हुआ है, तो ओमेगा का मान जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा क्या करता है? प्रकाश जो है फैलता है। उतना ज्यादा प्रकाश क्या करता है? फैलता है। अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। प्रकीर्णन क्या होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट जिसे कहते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है जब प्रकाश आपतित होता है तो जो छोटे छोटे कण होते हैं वो उसे पहले क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं, फिर ट्रांसमिट करते हैं, फिर निकाल देते हैं। तो इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। पर यह घटना कब होती है? जब प्रकाश की किरण अति सूक्ष्म कणों से टकराती है। देखो, यह एक छोटा कण है, प्रकाश की किरण आपतित हुई, इसके बाद इसने सभी दिशाओं में जो प्रकाश आपतित प्रकाश था उसे संचित कर दिया, सभी दिशाओं में फैला दिया। तो इस फैलाने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन। लॉर्ड रैले एक साइंटिस्ट था। उसने कहा, क्या कहा उसने कहा प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता, प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की चतुर्घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। प्रकीर्णित प्रकाश की तीव्रता उस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की चतुर्घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब तरंगदैर्घ्य जितना ज्यादा होगी उतना प्रकाश कम प्रकीर्णित होगा, तरंगदैर्घ्य जितनी कम होगी उतना ज्यादा प्रकाश प्रकीर्णित ज्यादा होगा। जैसे लैम्डा आर का मान क्या होता है? लैम्डा बी से ज्यादा होता है। लाल रंग की तरंगदैर्घ्य ज्यादा होती है, तो जो वायलेट कलर की तीव्रता होगी वो राइट से क्या होगी? ज्यादा होगी। मतलब जो वायलेट बैंगनी रंग जो है ज्यादा फैलेगा। बैंगनी रंग लाल की तुलना में ज्यादा फैलेगा, ज्यादा फैलेगा। सूत्र से आ रहा है।
परंतु यह घटना तभी सही होगी जब हमारे कणों का आकार, जिन कणों पर प्रकाश आपतित हो रहा है उनका आकार आपतित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की तुलना में कम होगा, तब प्रकीर्णन होगा, अदरवाइज प्रकीर्णन नहीं होगा। इस पे कोई घटनाएं आधारित है। कौन सी घटनाएं आधारित है? आकाश का नीला होना। किसका? आकाश का नीला होना। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है दिन के समय? साहब लॉर्ड रेले के अनुसार आई व्युत्क्रमानुपाती लैम्डा की पावर 4 है, लाल कलर जो हमें दृश्य प्रकाश है वो लाल रंग की तरंग दे रहे बैंगनी से ज्यादा है, तो इसलिए बैंगनी रंग लाल रंग की तुलना में क्या होता है? ज्यादा प्रकीर्णित होता है। उसमें जो नीला रंग होता है डोमिनेटिंग होता है, तो उसका कैसा दिखाई देता है? आकाश नीला दिखाई देता है। ठीक साहब। उगते समय और छुपते समय सूरज लाल होता है। उगते समय ये पृथ्वी है, ये उग रहा है सूरज, ये छिप रहा है सूरज। ये सूरज कैसा होगा? लाल होगा। ये कैसा होगा? लाल होगा, नीला नहीं। क्यों होगा लाल? देखो, जब यहां से प्रकाश चला, सूरज छुप चुका था, अपनी स्थिति से नीचे आ चुका था, अपवर्तन के कारण ये दिखाई दे रहा है। तो जो बैंगनी रंग और नीला रंग था वो तो वहीं पे प्रकीर्णित हो गया, वो तो वहीं पे फैल गया। जो वो वहीं पे फैल गया तो वो पहुंचा ही नहीं। लाल रंग कम प्रकीर्णित होता है, ज्यादा दूरी तय करता है, इसलिए ये पृथ्वी तक पहुंच गया, और जो रंग पहुंचेगा वही दिखाई देगा। तो डूबते समय और उगते समय सूरज कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। जो हमारे डेंजर सिग्नल होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं? डेंजर, खतरे के सिग्नल, वो सामान्यतः क्या होते हैं? लाल रंग के होते हैं। उसका रीजन भी यही है, हरा जाओ, लाल रुक जाओ। लाल दूर से दिखाई देता है, लाल दूर से दिखाई देता है, इसलिए जो गार्ड होते हैं वो भी लाल कपड़े का यूज करते हैं, और जो डेंजर सिग्नल जो लाइट के बनाए जाते हैं वो भी लाल होते हैं, क्योंकि वो दूर से दिखाई दे जाते हैं, क्योंकि लाल रंग कम प्रकीर्णित होता है और ज्यादा दूरी तय करता है। सामान्यतः बादल कैसे होते हैं? सफेद दिखाई देते हैं। जो बादल किससे बन के बना है? बहुत सारे वायु, डस्ट, बहुत सारे कणों से मिलकर बना है। जब ये प्रकाश इस पर आपतित होता है, ये पूरा अवशोषित करके उसे पूरा प्रकीर्णित कर देते हैं, तो सारे कलर पहुंचते हैं धरती पे एक साथ, तो सारे पहुंचते हैं तो हमें सफेद दिखाई देता है। लेकिन जब बारिश वाला बादल होता है वो काला क्यों दिखाई देता है? उसमें जो कणों का आकार होता है वो बहुत बड़ा होता है, वो प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, प्रकाश को जाने ही नहीं देता। जब प्रकाश को जाने नहीं देगा तो वो भाग कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। अब हम आते हैं एक ब्यूटीफुल पैटर्न जो आपके यहां बनता है बारिश के बाद, बहुत ज्यादा बारिश के बाद। वो क्या होता है? आपका रेनबो। क्या कहते हैं उसे? रेनबो, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष। भारी बारिश के बाद सूर्य के विपरीत वृत्ताकार आकृति में बहुत सारे रंगों का समायोजन होता है, जो सकेंद्रीय होते हैं, वृत्ताकार आकृति के होते हैं, सकेंद्रीय होते हैं। इस खूबसूरत नजारे को इंद्रधनुष कहते हैं। ये क्यों होता है? जब भारी बारिश होती है तो कुछ बूंदे पानी की बूंदे आकाश में रह जाती हैं। जब आकाश में रह जाती है बूंदे, जब सूर्य का प्रकाश इसमें पड़ता है तो इसमें अपवर्तन, पूर्ण आर्थिक परावर्तन जैसी घटनाएं होती हैं, और इन घटनाओं के कारण हमें क्या होता है? इंद्रधनुष दिखाई देता है। ये दो तरह का होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राइमरी रेनबो, और सेकेंडरी इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष। द्वितीयक इंद्रधनुष मतलब सेकेंडरी रेनबो। जो प्राइमरी रेनबो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है, मतलब कलर बहुत डार्क होते हैं, और जो सेकेंडरी रेनबो होता है, द्वितीयक इंद्रधनुष होता है, उसमें रंग थोड़े फेंटर होते हैं। होता कैसे है? देखो, ये बूंद है, प्रकाश की किरण आपतित हुई, यहां पे अपवर्तित हुई, यहां पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, और ये यहां पे आ गई दूसरी बूंद। प्रकाश की किरण आपतित हुई, अपवर्तित हुई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, और ये यहां पे आ गया।
ठीक सर। तो ये कौन सा बन रहा है? प्राथमिक इंद्रधनुष। इंद्रधनुष। अब द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या होता है? प्रकाश की किरण आपतित हुई, अपवर्तित हुई यहां पे, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ, फिर बाहर आ गई। प्रकाश की किरण आपतित हुई, अपवर्तित हुई, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, फिर अपवर्तन। ये रंग बैंगनी है, ये रंग लाल है, ये रंग लाल है और ये वाला रंग बैंगनी है। मतलब बैंगनी रंग के बीच में दो बैंगनी रंग सीमांत रंगों में होते हैं और ये कोण कितना है? 41 डिग्री, ये 43 डिग्री, ये 51 डिग्री और ये 53 डिग्री। तिरपन हो सकता है, 54 डिग्री हो सकता है, वेरी करता है। ठीक है। तो द्वितीयक इंद्रधनुष में आपकी क्या घटना हो रही है? द्वितीयक इंद्रधनुष। इंद्रधनुष। प्राथमिक में क्या हो रहा है? अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, फिर अपवर्तन। इसमें क्या हो रहा है? अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, फिर अपवर्तन। ये घटना आप देखते हैं और ये कैसी बनती है? ऐसे वृत्ताकार। प्यारे बच्चों, मैं आपको बार बार यही कहता हूं, आप शायद बोर भी हो गए होंगे कि मैं अपना प्रयास इस तरह से कर रहा हूं कि आपको भौतिकी समझ में आए। इसलिए बहुत सरल तरीका और सरल भाषा का प्रयोग करता हूं, जिसे एक बार वीडियो देखने पर समझ में आ जाए। मेरा यह प्रयास है और आपको समझ में आ रहा है तो मेरा यह प्रयास सफल हो रहा है। बेटा, जो पहली बार वीडियो देख रहा है वो देखे कि मैंने इकाई 1 से अब तक जितनी भी सिलेबस था सब पे कंप्लीट वीडियो डाल रखी है। तो आप प्ले लिस्ट में जाके केडी क्लासेस में खोल के प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। बेटे, मेरा अगर समझाना समझ में आ रहा है, मेरा वीडियो को लाइक तो बनता ही बनता है। और मैं बार बार कहता हूं बेटा, उन बच्चों को शेयर जरूर करना है जिन बच्चों को प्रॉब्लम्स है, जो आप जानते हैं कि उनको दिक्कत हो रही है और शायद मेरा समझाना उन्हें समझ में आ जाए। आपने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब तो कर रखा है, और बाई चांस अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। भविष्य में मैं इसी प्रकार आपको वीडियो साधारण, अपनी तरफ से साधारण तथा सरल भाषा में उपलब्ध करवाता रहूंगा। धन्यवाद।